अब 31 मार्च तो बहुत दूर नहीं है और ऐसे में सभी सैलरीड इंडिविजुअल्स को, आई एम श्योर आपको भी अपनी अपनी कंपनियों के एचआर से ऑलरेडी मेल्स आने शुरू हो गए होंगे कि आप फटाफट से अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स को सबमिट कर दीजिए। तो जिन्होंने अभी तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है वो किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स सबमिट कर सकते हैं जिससे कि उनको आसानी भी हो जाए और टैक्स की प्लानिंग भी हो जाए, यही सबसे पहले जानते हैं। तो गौरी बताइए किस तरीके से कोई शुरुआत कर सकता है, किसने अभी तक बिल्कुल प्लानिंग नहीं की है टैक्स की वित्त वर्ष 2023 के लिए? देखिए बहुत लोग हैं अभी भी जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है और मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादातर लोग आखिरी समय पे करते हैं। हालांकि हम जब एडवाइस करते हैं हम कहते हैं जब आपका साल शुरू होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है, तो अप्रैल के महीने में ही टैक्स प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि कोई मानता नहीं है, इंडिया में ज्यादातर लोग लास्ट क्वार्टर में या जब जो एम्प्लॉयर है वो बोलता है टैक्स प्रूफ सबमिट करें तब वो करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, और उसमें काफी बार गलतियां कर देते हैं। तो पहले तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है तो आप भी वो इंश्योरेंस प्लान ले लें, किसी ने वो मनी बैक गारंटी प्लान लिए हैं तो आप भी ले लें। तो आपको बहुत सोच समझ के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है 80C। 80C बहुत कॉमन सेक्शन है अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। तो उससे भी पहले इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आपको ये देखना है कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है कि न्यू रिजीम में जाना है। जी, ये बहुत अक्सर सवाल पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। क्योंकि अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कोई गलत डिसीजन ना लें, इससे पहले आप ये देखें कि आपको ओल्ड रिजीम में रहना है या आपको न्यू रिजीम में जाना है। अगर हम बात करें कि आप ओल्ड रिजीम में आ रहे हैं और आप ओल्ड रिजीम में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप 80C को सबसे पहले देखें। 80C में आपके कितनी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे आपकी अगर बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है तो वो तो ऑलरेडी जा रही है, पीएफ कटता है ऑलरेडी कट रहा है, कोई आपके हाउसिंग लोन है उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है वो भी हो रहा है, उसमें कोई मार्जिन है तो आप और स्कीम्स देख सकते हैं। जैसे आप ELSS देख सकते हैं, 5 ईयर FD देख सकते हैं। 80C से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप 80CCD1B देख सकते हैं जो एडिशनल NPS आपको बेनिफिट देता है। एडिशनल 50,000 आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप अपना 15,000 का टैक्स उससे बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती ही है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स और आपको डिडक्शन जो आपको मिलती है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे या खर्चों पे वो थोड़ी सी स्पेसिफिक होती हैं। जैसे अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आपको एजुकेशन की बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट का जो आप रीपेमेंट कर रहे हैं उसका आपको सारा का सारा अलाउ हो जाता है। तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो आपके पर्टिकुलरली एक पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगे। जी बिल्कुल, आपने गौरी एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट बता दिया है कि किस किस तरीके से लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से सेक्शंस के तहत डिडक्शंस हैं या एग्जेम्पशंस हैं वो उनके लिए एलिजिबल है या फिर उनका इन्वेस्टमेंट उसमें ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली वो देख सकते हैं। एक एक करके हम विस्तार से भी इसके बारे में बात करेंगे। पर 80C में आपने जो बताया एक और बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है ELSS, जैसे कि सेविंग स्कीम्स होती हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है।